नमस्कार। मध्य पूर्व का संघर्ष एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गया है। जो लड़ाई कुछ वक्त पहले तक एक इलाके तक सीमित लग रही थी, अब वो फैल चुकी है। समुद्र से लेकर ईरान के खुफिया न्यूक्लियर ठिकानों तक नए मोर्चे खुल गए हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये नए मोर्चे आखिर हैं कौन से और इनका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये लड़ाई अब एक जगह पर सिमटी हुई नहीं है। हाल की घटनाओं ने न सिर्फ इसका दायरा बढ़ाया है, बल्कि दाव भी बहुत ऊंचे कर दिए हैं। और इसी के साथ ये संघर्ष एक बेहद खतरनाक नए फेज में दाखिल हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नए खिलाड़ी आखिर हैं कौन, और वो कौन से नए टारगेट हैं जिन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। चलिए इन्हीं दो पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो है यमन का इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो जाना। तो हुआ ये कि यमन ने इजराइल पर अपना पहला हमला कर दिया। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान के समर्थन वाला एक और ग्रुप यानी यमन के हूती विद्रोही अब खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग में कूद पड़े हैं। और देखिए, इस हमले की लोकेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। यमन ने बाब अल मेंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप दुनिया के व्यापार की एक मेन आर्टरी समझिए। एक ऐसा अहम रास्ता जहां से ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन गुजरती है। और इस एक धमकी का असर कितना बड़ा हो सकता है, अंदाजा लगाइए। दुनिया का करीब करीब 10% व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसका मतलब है कि तेल से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ महंगा हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह का संघर्ष पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। लगभग उसी समय जब यमन ये सब कर रहा था, तब एक और मोर्चा खुल रहा था। एक ऐसा मोर्चा जो कहीं ज्यादा खुफिया और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक है। और ये मोर्चा था ईरान के अंदर, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। जिस वक्त यमन लाल सागर में हलचल मचा रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर उसकी 2 बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर रहस्यमयी हमले हुए। ये जो एक साथ 2 घटनाएं हुईं, इससे साफ है कि ये संघर्ष कितनी तेजी से और कितने अलग-अलग लेवल पर फैल रहा है। अब ये दोनों ठिकाने अलग-अलग काम करते हैं, पर इनकी मंजिल एक ही है। जो अरक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, वो हैवी वाटर बनाता है, जो प्लूटोनियम बम का बेस है। और दूसरी तरफ अर्दकान फैसिलिटी येलो केक बनाती है, जो यूरेनियम बम के लिए कच्चा माल है। आसान शब्दों में कहें तो ये परमाणु हथियार बनाने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि ये हमला कितना सटीक था। हमला करने वालों ने न सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस के पहले स्टेप यानी येलो केक को टारगेट किया, बल्कि उसके दूसरे और ज्यादा पावरफुल रास्ते यानी प्लूटोनियम को भी एक साथ निशाना बनाया। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। हाँ, इस पूरी गंभीर सिचुएशन में एक राहत की बात भी है। रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती हैं कि इन हमलों के बाद किसी भी तरह के रेडिएशन लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, जो फौरी तौर पर बड़े खतरे की चिंता को कम करती है। तो अब हमने 2 बिल्कुल अलग-अलग मोर्चे देखे। एक लाल सागर में जहाज़ों पर मंडराता खतरा और दूसरा ईरान के अंदर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला। सवाल ये है कि जब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। तो सार ये है, पहली बात, यमन के रूप में एक नया एक्टर सीधे सीधे मैदान में उतर आया है। दूसरी बात, इसकी वजह से दुनिया का एक बहुत अहम ट्रेड रूट खतरे में पड़ गया है। और ठीक उसी वक्त ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीधे टारगेट किया गया है। ये सब मिलकर दिखाता है कि अब ये लड़ाई खुले समंदर से लेकर खुफिया ठिकानों तक कई लेवल्स पर एक साथ लड़ी जा रही है। और यही वजह है कि जानकार इसे युद्ध का एक नया दौर कह रहे हैं। एक ऐसा दौर जिसकी पहचान ही यही है कि टेंशन कई मोर्चों पर एक साथ बढ़ रही है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब कोई संघर्ष इस तरह नए मोर्चों पर नए लक्ष्यों के साथ फैलना शुरू कर दे, तो इसका अगला कदम क्या होता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।